प्रिंसिपल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड सामान्य विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ा रहे हैं उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, लक्ष्य व उद्देश्य। लक्ष्य या उद्देश्य अर्थात शिक्षा के अंतर्गत, पढ़ाई के अंतर्गत कुछ ऐसे हमारे जो प्लानिंग है, जो सोच है, जो विचार हैं, वो निर्धारित होते हैं, जिसमें समाज उनको स्वीकृति देता है और उसके बाद विद्यालय के अंदर उनकी पूर्ति होती है, जिसे हम प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्यों की दो कैटेगरी है, एक उद्देश्य, दूसरा प्राप्य उद्देश्य। पहले हम लक्ष्य पे लेके चलते हैं। लक्ष्यों को, लक्ष्य का उद्देश्य व अर्थ। लक्ष्यों को शैक्षिक उद्देश्य तथा परंपरागत उद्देश्य भी कहते हैं। लक्ष्य ही आदर्शों का ज्ञान कराते हैं, यानी पूर्व में हमें जो निर्धारण करना होता है कि किस तरह हमने आदर्श बनाए हैं, किस तरह से एक शेड्यूल बनाया है, शिक्षा को किस ओर ले जाना है, लास्ट शिक्षा का परिणाम क्या निकल, यानी ओवरऑल उसके बारे में। ये नहीं कि पाठ पढ़ा दिया और उसका पूरा आ गया लक्ष्य। वो शिक्षा जो बच्चों को दी जा रही है वो कितना कारगर हो रही है, इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा है, समाज उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है, ये सारी बातें ये आपको समझनी है। शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य आदर्श मूलक, दूरवर्ती तथा कठिन होते हैं। ये बात सही है कि लक्ष्यों को प्राप्त करना काफी कठिन है, क्योंकि बहुत बड़ा एक लक्ष्य का रहता है, उद्देश्य ऐसे रहते हैं जो उनको, लेकिन फिर भी वे आवश्यक होते हैं, लेकिन वे जरूरी है। बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के कोई काम होता ही नहीं है संभव। ये दर्शन द्वारा निर्धारित होते हैं। दर्शन में सोच, जिस समय जिस तरह की सोच है, अब जिस समय का मतलब देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बदलते गए। सबसे पहले मैं बताऊं, शिक्षा का पहले उद्देश्य था सा शिक्षा या विमुक्ति, शिक्षा वह जो मुक्ति दिला दे। अब वो वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। किसने कर दिया खत्म? उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। आज का जो शिक्षण उद्देश्य है वो बालक के सर्वांगीण विकास पर डिपेंड करता है। और सर्वांगीण विकास क्या पे डिपेंड कर रहा है कि दर्शन द्वारा निर्धारित होते हैं कि हमारे यहाँ दर्शन की क्या पोजीशन है। दर्शन मीन्स विचार। जैसे आदर्शवाद रहा अपने टाइम में, आदर्शवाद में टोटल भगवान की प्रति, अध्यात्म, उसके प्रति आस्था और सारी चीजें, संस्कार, नैतिक शिक्षा, इन पर ही ज्यादा फोकस था। इसके बाद कालक्रम बदला, वैदिक काल रहा, मध्यकाल आया। मध्यकाल में टोटल शिक्षा अपसेट हो गई, मुसलमान शासन आ गया। उन्होंने क्या है कि महिलाओं को तो बिल्कुल ही वंचित कर दिया, पुरुष में भी किसी विशेष आदमी को ही जो राज रजवाड़े में है उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, बाकी शिक्षा से सब चीज दूर हो गई। एट लास्ट इसके बाद में भक्ति काल भी रहा। उस समय शिक्षा का योग इस तरह से ही रहा जो आदर्शवादी में है। और इसके बाद जो है प्रयोजनवाद, जो आज भी कायम है, जिसको हम आधुनिक काल के रूप में जानते हैं। इस समय शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसमें न कोई भक्ति विशेष का मेल लेना, लेकिन हाँ, बालक में संस्कार होने चाहिए, बालक में अध्यात्म भी होना चाहिए, भगवान के प्रति आस्था, लेकिन बालक का की वैज्ञानिक सोच भी होनी चाहिए। तो दर्शन द्वारा निर्धारित होते हैं। लक्ष्यों का वस्तुनिष्ठता से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उनको जो लक्ष्य हैं वो बड़े स्तर पर होते हैं, उनको आप ऑप्शन डाल के साहब ये यस और नो में, इनमें आप नहीं बांध सकते उसको। शैक्षिक उद्देश्यों को समाज द्वारा मान्य या स्वीकृत होना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आप निर्धारण कर रहे हैं, देखो सबसे पहले क्या है, आयोग बनता है, समिति बनती है। जैसे आपने सुना होगा नाम कोठारी आयोग, सुना नाम? कई सारे, राधा कृष्णन आयोग बना, ठीक है, और राममूर्ति आयोग बना, कोठारी कमीशन आया। ये सब कमीशन क्या करते हैं, ये सुझाव देते हैं गवर्नमेंट को। ये शिक्षाविद होते हैं और ये सुझाव देते हैं। फिर उसको सरकार कितना माना नहीं माना, फिर उनको नीति बना देती है। जैसे शिक्षा नीति 1986 की, और अब नई आ रही है
2020 की जो नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है पूरी तरह से, और नई शिक्षा नीति लागू होगी तो उसमें बहुत कुछ बदलाव है, बहुत चेंजेज। तो अब ये बदलाव लाने के लिए कौन लोग रहते हैं? समाज के अंदर वो प्रबुद्ध वर्ग है, वो शिक्षाविद हैं, जो समाज का प्रतिरूप हैं, वो समाज की जो समस्याएं हैं, समाज को जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, उसको शिक्षा में जोड़ने की बात करते हैं। आज योग शिक्षा या शारीरिक शिक्षा को कंपलसरी कर दिया और योग शिक्षा की ऑप्शनल क्लासेज भी अलग से चला दी। क्यों? क्योंकि आज लोगों के अंदर डिप्रेशन जैसी बीमारी ज्यादा फैलने लगी। बच्चे जरूरत से ज्यादा गुस्सा में रहते हैं, बच्चे माँ बाप की मानते नहीं है, तो उनको ध्यान, योग, मेडिटेशन जो बात है उनसे उनको कंट्रोल करना होता है। तो वो चीजें बचपन से ही क्लास में दी जाने लगेंगी तो वो आगे संस्कारों में सम्मिलित हो जाएंगे। तो लक्ष्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं जिनकी प्राप्ति विद्यालय द्वारा होती है। पहले बड़ा एक लक्ष्य बनाते हैं, फिर उसको विद्यालय के कक्ष में प्रत्येक दिन के कालांश के माध्यम से, प्राप्त उद्देश्यों के माध्यम से उसकी हम प्राप्ति करते हैं। शैक्षिक उद्देश्य समाज द्वारा ये अगर अस्वीकृत कर दें तो ये प्रभावशाली नहीं रहते। अगर समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता, कई ऐसी चीजें थोप दी जाती हैं सिलेबस में, कुछ दिन बाद उनको निकालना ही पड़ता है, वो यूजलेस है या गलत मैसेज दे रही है। इसी कारण समाज ऐसे लक्ष्यों को स्थिर नहीं कर रहने देता, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया का मतलब है कि समाज की परिस्थितियां, समाज की स्थिति को देखते हुए शिक्षा का मैटर रहता है। तो समाज स्वीकृत कर देता है, अगर समाज अस्वीकृत कर देता है उन जिन उद्देश्यों को, फिर वो सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहते। जो समाज को अस्वीकृत है उसको तो हम शिक्षा में उसको ले ही नहीं सकते, कुछ समय बाद उसको हटा दिया जाता है सिलेबस से। कुछ राइटरों ने इसकी परिभाषा दी है कि लक्ष्य एक है कार्टर वी गुड। कार्टर वी गुड एक राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं। भाई पहले से इसका निर्धारण कर लिया जाता है कि इस तरह से हमें शिक्षा चलानी है, ये पार्ट जोड़ने हैं, फर्स्ट ईयर में ये है, सेकेंड ईयर में ये पूर्व पहले से ही प्लान बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूर्व निर्धारित होते हैं जो किसी कार्य अथवा क्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। ये जैसे विद्यालय में पाठ पढ़ाया जाता था उसको मार्गदर्शन करते हैं कि भाई ये आप पढ़ लोगे तो ये लक्ष्य मिलेगा आपको। जैसे कोई भी चीज, आज कंपटीशन है कि भैया पटवारी कैसे बनोगे, पहले लोग सीनियर पास करके पटवारी बन जाते, आजकल ग्रेजुएशन, तो पहले तो ग्रेजुएशन करो। ये उद्देश्य कौन निर्धारित कर रहा है? ये पहले से ही सेट है कि पटवारी के लिए योग्यता पहले तो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद एक कंपटीशन है, उसके बाद मेरिट बनेगी और फिर होगा। तो हर चीज का एक निर्धारण पूर्व में हो जाना शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य कहलाता है। ये पूर्व निर्धारित हैं और किसी कार्य अथवा को मार्गदर्शन, इंडिकेशन देते हैं लक्ष्य कि साहब आपको वहां पहुंचना है, ये कार्य यूं होगा पूरा, फिर उसके अकॉर्डिंग काम होना होता है। फिर प्राप्त उद्देश्य क्या होते हैं? फिर आप तैयारी करो, कितने घंटे की कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सारी बातें फिर आप पे ऊपर डिपेंड करती हैं। एक जॉन डी भी हैं, वो कहते हैं उद्देश्य एक पूर्व दर्शित लक्ष्य हैं जो किसी भी क्रिया का दिशा निर्देशन देते हैं, व्यवहार को भी प्रेरित करते हैं। वो मनुष्य के व्यवहार को भी चेंजेस लाते हैं, क्योंकि वे पहले से ही सारी चीजें आपको बता देते हैं कि इसका इतना बड़ा सिलेबस है, ये इस तरह से पूरा होगा, इसकी पूरी प्लानिंग ये है। इसके बाद है एक बॉयनिंग के नागरिक शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक पैदा करना है तथा छात्रों को इस प्रकार सहायता करना है जिससे उनमें नागरिक चरित्र का विकास हो सके। एक है बेस्ले, शैक्षिक उद्देश्य या लक्ष्यों का अभिप्राय विद्यालय द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मानदंडों का चयन करना। प्राप्त करना नहीं, चयन, कि विद्यालय में जो हमने मानदंड पूरे करवाने हैं, क्योंकि लास्ट में लिख रहा है जिनकी प्राप्ति विद्यालय द्वारा होती है। विद्यालय तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करवा रहे हैं,
क्लास चल रही है, कालांश और ये जो होते हैं ये हमारी प्राप्ति होती है, जिसमें जैसे एक कालांश पढ़ा है हमें पता चला कि हाँ हमने कितना सीखा है, ठीक है। तो प्रत्येक दिन उस सिलेबस को पूरा कराने के पीछे जो प्रोसेस होती है वो कार्य निर्देश होता है। इसके अलावा तो शिक्षा के उद्देश्य और इसके बाद है प्राप्त उद्देश्य। इसी में मैं आपको एडजस्ट कर रहा हूं, अलग से इसका नहीं बना रहा हूं टाइटल और प्रकरण। प्राप्त उद्देश्य वे उद्देश्य हैं जिनको हम कक्ष में प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उद्देश्य तो क्या है, पूर्व निर्धारित ऐसे विचार लक्ष्य जिनसे हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, और प्राप्त उद्देश्य को हम कक्ष में प्राप्त कर लेते हैं। सुन लो, शिक्षा का जब प्राप्त उद्देश्य शिक्षण प्राप्त उद्देश्य शिक्षार्थियों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन उपलब्धि हेतु निर्धारित किए जाते हैं। प्राप्त उद्देश्य मापन योग्य होते हैं, मापे जा सकते हैं प्राप्त उद्देश्य कि हमने ये कितनी पूर्ति की है, कितना सीखे पाठ को। प्राप्त उद्देश्य के लिए भी कुछ परिभाषाएं दी हैं, सुन लो। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक प्राप्त उद्देश्य का अर्थ उन स्पष्ट रीतियों के निर्माण से है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन संभव है। प्राप्त उद्देश्य का दूसरा नाम है अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, कि आपने उस ज्ञान को ग्रहण करके क्या परिवर्तन आया, यानी कितने अच्छे ढंग से आपने उसको सीखा है, हृदयग्राही करा है। उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य देखिए दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। मैं इनका एक साधारण सा अंतर आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक तरफ है लक्ष्य और शिक्षण उद्देश्य, ध्यान से सुनना, एक ही बात है। दूसरी तरफ है प्राप्त उद्देश्य। अंग्रेजी में भी दोनों के नाम अलग हैं, गोल ऑब्लिक एम्स, ये अर्थ है लक्ष्य और उद्देश्य का, और प्राप्त उद्देश्य का नाम मतलब है ऑब्जेक्टिव। तो लक्ष्य ऑब्लिक उद्देश्य व्यापक होते हैं क्योंकि इनका संबंध शिक्षा क्रम के समस्त विषयों से होता है। अब आप इससे ही लगा लो कि जो लक्ष्य होते हैं वो ओवरऑल पूरा समग्र रूप से, जैसे मान लो बीएड का है तो पहले पूरा उसका लक्ष्य बना लिया हमने उद्देश्य कि इसमें कौन कौन सी विषय सम्मिलित करनी है, कौन कौन से इसमें इंटर्नशिप करानी है, कितने समय की इंटर्नशिप है, ये सारा जो प्लान पूरा है वो सब काय के अंतर्गत आएगा, लक्ष्य या उद्देश्य के अंतर्गत। और प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत क्या आएगा, प्राप्त उद्देश्य सीमित होते हैं क्योंकि इनका संबंध विषय के शिक्षण से होता है। जो कक्षा में शिक्षण चल रहा है उससे पूर्ति उसकी हो जाती है। नंबर 2, लक्ष्य उद्देश्य एक सामान्य कथन है, प्राप्त उद्देश्य एक निश्चित एवं विशिष्ट कथन है। लक्ष्य उद्देश्य कक्षा अंतर्गत शिक्षण को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कक्षा शिक्षण को परोक्ष रूप से, इंडिविजुअल नहीं, वहां आके नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले से ही आपको है कक्षा में कि भाई इनकी पूर्ति होनी है। और प्राप्त उद्देश्य कक्षा के अंतर्गत शिक्षण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कक्षा में क्लास लग रही है, कालांश चल रहे हैं, तो उसमें जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वो आपने उसका मूल्यांकन करेंगे, कितना ढंग से सीखा है, कितने प्रश्नों का उत्तर आप दे पा रहे हैं। ये कौन से उद्देश्य हैं, इनको हम प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। इसके बाद है लक्ष्य या उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं, लंबे समय में प्राप्ति होती है इनकी। और जो प्राप्त उद्देश्य हैं वे अल्पकालिक होते हैं, कम समय में। जैसे मान लो आपने बीएड करी 2 साल में पूरी, या आज पढ़ रहे हो एक पाठ है 1 दिन में 2 दिन में पूरा, साधारण तौर पे। इन उद्देश्यों को परिभाषित करना बहुत कठिन है क्योंकि एक थोड़ी है, उद्देश्य बहुत सारे हैं, तो उनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इनको परिभाषित करना अपेक्षाकृत सरल है।
साधारण से इसमें हमको बता देंगे भाई ये पाठ है, इसकी ऐसे ऐसे हमने पूर्ति कर ली है। लक्ष्य या उद्देश्य शिक्षा को निर्धारित दिशा प्रदान करते हैं। वो दिशा देते हैं कि क्या करवाना है, कितना आगे बढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा इनके अभाव में वांछित दिशा में उन्नति नहीं कर। अगर उद्देश्य नहीं होंगे तो शिक्षा अपने पथ से भटक जाएगी। कोई भी सिलेबस अगर कोई उसका नहीं है, जैसे ये कह दिया जाए, मैं और बताऊंगा आपको कि रीट की एग्जाम होगी, सिलेबस आप अपने हिसाब से तैयार कर लो, बताओ आप क्या पढ़ोगे। जब चीज आपको यही नहीं पता कि है क्या, इसका क्राइटेरिया है कितना, तो आप तो भ्रमित हैं। अब पहले सिलेबस आता है, भाई रीट का सिलेबस है क्या, कितने नंबर कितने में से आएंगे, कितना पोर्शन है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उनके कितने कितने नंबर हैं, कितने के प्रश्न हैं, ये सारी चीजें निर्धारण हो जाने पर ये उद्देश्य है। अब इनकी प्राप्ति क्या होती है? इनकी प्राप्ति के लिए विद्यालय है, कोचिंग है या व्यक्ति स्वयं है, वो उसकी पूर्ति के लिए खुद अपना प्लान बनाता है कि मुझे कितना समय पढ़कर इनको प्राप्त करना है, सिलेबस को पूरा करना होता है। लक्ष्य या उद्देश्य कक्षागत शिक्षण की रणनीतियां व्यूहरचनाओं के निर्धारण में सहायक नहीं होते। ये बात पक्की है कि कक्षा में आप कोई टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, पहले पे कौन सा कालांश लेंगे, दूसरा, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है लक्ष्य और उद्देश्यों को, क्योंकि उसका काम बड़ा है। ये काम तो प्राप्त उद्देश्यों का है कि पहले कालांश कौन से विषय का लगे, कितने समय का लगे, इंटरवल कितने बजे हो, वो सारी चीजें प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत। इसके बाद है लक्ष्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम समाज तथा राष्ट्र उत्तरदायी होता है। कितनी बड़ी बात है। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में समाज का अक्ष से तात्पर्य है समाज को जिन चीजों की आवश्यकता है। आज विद्यालय का शिक्षक बनाने के लिए समाज को आवश्यकता है कि वो ऑलराउंडर हो। शिक्षक क्या हो? ऑलराउंडर। क्यों? क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। महिलाओं के लिए, शिक्षिकाओं के लिए विशेष पावर हो, शक्तियां मिले, इसके लिए एक वही जोड़ दिया, एक बुक है जेंडर वाली, उसमें पूरा महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड मैटर है, जिसको पढ़कर महिलाओं के कानून, अधिकार, महिलाओं का शोषण कैसे हो रहा है, उनको कैसे बचाया जा सकता है, ये सारी चीजें उसमें। तो किन्होंने जोड़ा इससे? अब बहुत से कहते हैं साहब बीएड में इसका क्या लेना था। भाई बीएड के शिक्षक को ऐसा माना है कि वो उसके ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग करेगा, वो जिन सब्जेक्टों को पढ़ेगा, उसके बाद ही वो बच्चों को ट्रेंड करेगा। और क्योंकि उसमें खुद में ही जानकारी अगर ज्यादा नहीं हुई तो वो बच्चों को कैसे सेटिस्फाई करेगा। इसलिए करना क्या होगा कि जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उसमें समाज का अक्ष, कि समाज को क्या चाहिए, और राष्ट्र का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसी शिक्षा के उद्देश्यों में बात नहीं जुड़ जाए जो राष्ट्र विरोधी हो, जो धर्मांधता फैला रही है, जातिवाद फैला रही है, वैसी बात भी नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत प्राप्त उद्देश्यों का दायित्व शिक्षक तथा पाठ विषय की विषय वस्तु पर होता है, क्योंकि प्राप्त उद्देश्य की छोटी छोटी शाखाएं, उनको न समाज से लेना देना, न राष्ट्र से लेना देना। शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वह अपने सिलेबस में उस टॉपिक को किस तरह से अपने 35 मिनट के कालांश में पूरा करें, बच्चे साइलेंट सुन लें और उसका रिप्लाई प्रश्नों का वो आसानी से देते हैं। ये प्राप्त उद्देश्य का वो है। लक्ष्य और उद्देश्य जो है अनिर्दिष्ट है, ऐसे कोई दिखाई नहीं देते, उसकी प्लानिंग बड़ी होती है। और प्राप्त उद्देश्य विशिष्ट एवं निर्दिष्ट होते हैं, वे स्पेशली होते हैं, उनका पूर्व पहले से पता होता है। लक्ष्य और उद्देश्यों की प्रकृति दार्शनिक होती है। मैंने भी बताया था, दर्शन विचारों का नाम है।
अर्थात जिस समय में आप लक्ष्यों को निर्धारित कर रहे हैं उस समय समाज की रिक्वायरमेंट क्या है, समाज के मानक क्या हैं, समाज में लोगों, आज आप हटके बात करोगे किसी बात को तो लोग आपको आउटडेटेड कर देंगे। इसलिए सिलेबस में आज के समय के अनुसार फॉरेन कल्चर को भी सम्मिलित करते हुए अपडेट होकर सिलेबस बनाना होता है। क्या समझ में आई? क्योंकि बिना इसके आप अगर कहीं जोड़ दोगे सिलेबस में तो बच्चे उस बात को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आज जब बालक का सर्वांगीण विकास तो बालक की सोच भी वैज्ञानिक है। वो जमाने गए, कहानी सुना दी, परी आती है, यो होते हैं। अब नहीं है कोई परियों का लेना देना। अब कोई ने ऐसी बात करेंगे तो मजाक और बन जाएगा शिक्षक। अब तो तथ्यात्मक बातें करो। कहानी भी अब वो सुनना बंद कर दिया बच्चों ने, जिनसे पहले बच्चे सो जाते थे, नानी कहानी सुनाती थी। आजकल तो कोई है तो वीडियो गेम बताओ जिसमें हम पार कर लें, या कोई ऐसा जो शक्तिमान जैसे ये ऐसे स्टंट सीन जिनमें हो उनसे बच्चे प्रभावित हों। आजकल कहानियों का नहीं है दौर, क्योंकि सोच वैज्ञानिक हो गई। आज प्राप्त उद्देश्यों की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। मनोविज्ञान क्या? बच्चे की रुचि, उसकी क्षमता, उसकी प्रतिभा को जानकर ज्ञान देना होता है। लक्ष्य और उद्देश्यों में आदर्शवादिता होती है, आइडियलिज्म, कि ऐसे हो जो समाज के हित में। आदर्शवादी उद्देश्य से तात्पर्य क्या है? जिनका सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, महिलाएं, पुरुष सब उनका आदर करें, वो आदर्शवादी हो गया। आइडियल पर्सन किसे कहते हैं? जिसको सभी लोग, जिसके फॉलोअर हों, मानने लगे। प्राप्त उद्देश्यों के लिए क्या है? प्राप्त उद्देश्य व्यवहारिक होते हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं है। उसमें तो सीधी सी बात है कि उसकी जो प्राप्ति है वो कक्ष में होती है और उसमें आदर्शवादिता का कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्य या उद्देश्य शिक्षार्थियों को स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं देते हैं। वो आपको ऑप्शन छोड़ देंगे कि आप ये कर लो, वो कर लो, शिक्षा के उद्देश्य ये है। बाकी मेन जो बात है, फिगर, वो इसी बात का है कि आपके लिए